डेट है आज 15 नवंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सर्वे अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टारगेट, इसका टारगेट यानी कि लक्ष्य था जो क्लास थर्ड फिफ्थ और एट्थ क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनकी कंपिटेंसी को एसेस करना। एसेस करने का मतलब है मूल्यांकन करना कि उनकी पढ़ाई कोविड-19 की वजह से कितनी प्रभावित हुई या कितनी नहीं हुई, उन्होंने क्या सीखा, ये सब का मूल्यांकन करना इस जो कराई गई है सर्वे का काम ये है, मकसद ये है। इम्प्लीकेशन क्या होंगे इसके, देखो ये हेल्प करेगी कि जो कोविड-19 की वजह से बच्चे ने जो लर्निंग में जो इंटरप्शन आया है, जो वो सीखते वो सीखने में कमी हुई है या उन्होंने सही से सीखा ऑनलाइन या ऑनलाइन आगे एजुकेशन चल सकती है, तो ये सब के बारे में ये मूल्यांकन करके देगी। आगे और क्या रिमेडियल मेजर्स लिए जा सकते हैं ताकि बच्चों की जो अगर एजुकेशन में कमी आई है तो उसे ये 1.5 साल में जो कमी है उसको आगे फुलफिल किया जा सके। क्योंकि आप सबको पता, देखो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 18 महीने से स्कूल बंद है और स्कूल बंद होने की वजह से बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन को अचीव नहीं कर पाए हैं रिमोट एरियाज में। जैसे भाई साहब किसी के पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो वो कैसे ये ऑनलाइन एजुकेशन को मतलब लेगा, कैसे लर्न करेगा। तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे प्रभावित हुए हैं। इस सर्वे में एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में, इन्वायरमेंट स्टडीज़ में क्लास 3 और 5 के लिए, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस में क्लास 8 के लिए एक टेस्ट लिया जाएगा। इस टेस्ट को तैयार किया है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी वह सब संस्था है जो बुक भी छापती है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये एनालाइज करेगी रिजल्ट को। और जो कंडक्ट कौन कराएगा इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करेगा, कंडक्ट कराएगा सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो यही था इसमें। नेक्स्ट है दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगानिस्तान। देखो ये जो डिक्लेरेशन है, घोषणा पत्र, इसका मतलब है दिल्ली में अभी एक मीटिंग हुई थी, समिट हुई थी, जिसे रीजनल सिक्योरिटी समिट भी बोलते हैं। इंडिया ने होस्ट किया था इसको और इसमें 8 कंट्री को इनवाइट किया गया था, 8 नेशन। ईरान और रसिया भी थे इसमें मीटिंग में और इंडिया भी। इसमें देखो थर्ड मीटिंग हुई है रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग की। इससे पहले 2 और मीटिंग हो चुकी हैं। ईरान में हुई थी वो 2018 में और 2019 में। ये कॉन्फ्रेंस में देखो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं ना, जो जैसे हमारी कंट्री के कौन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। भाई साहब ऑफिसर होते हैं, एक पोस्ट है, हमारे देश के हैं अजीत डोभाल जी। तो हर एक कंट्री के जो 8 कंट्री हैं, हर एक कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस मीटिंग को अटेंड करते हैं। इस मीटिंग के दौरान क्या घोषणा की गई इस दिल्ली जो घोषणा पत्र है दिल्ली डिक्लेरेशन में, इसमें देखो इसमें अनाउंस किया गया कि जो अफगानिस्तान है उसकी टेरिटरी को टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज ना किया जाए, कि उसकी अफगानिस्तान की जो भूमि है वहाँ पे टेररिज्म ना फैले, आतंकवाद ना फैले, ये इंश्योर किया गया इस डिक्लेरेशन में। यानी कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगानिस्तान नाम दिया गया, ये सारी कंट्रीज़ ने एक तरह से जॉइंट स्टेटमेंट जारी की ताकि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी रहे, सिक्योर रहे, वहाँ पे लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ना हो, बच्चे हो या वुमन हो या कोई आदमी हो, सबके मौलिक अधिकार के वहाँ पे रिटेंशन हो, एक तरह से अधिकार का हनन ना हो, वॉयलेशन ना हो। जो टेररिज्म है उसका कंडेम किया, निंदा की कि आतंकवाद के लिए भूमि यूज ना हो अफगानिस्तान की। और इसमें कलेक्टिव कोऑपरेशन की बात की कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या किया जाए। तो यही था इस दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगानिस्तान। तो बस इतना याद रखना देखो इसको, कि अफगानिस्तान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में तो बहुत ही कम चांस है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो दिल्ली डिक्लेरेशन आपको उसमें क्योट करना है, अफगानिस्तान से रिलेटेड या इंडिया अफगानिस्तान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें दिल्ली डिक्लेरेशन और अफगानिस्तान लिखोगे और उसका मकसद क्या है ये याद रखोगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट कॉप वेन्यूज। अभी आप सबको पता है 12 नवंबर को जो कॉप 26 हुई वो ख़त्म हो चुकी है। कॉप 26 कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, यानी कि 26वीं मीटिंग हुई है ये UNFCCC। ये भाई साहब एक संस्था मान लो, ऑर्गेनाइजेशन मान लो, ट्रीटी मान लो, संधि मान लो, एग्रीमेंट मान लो, डॉक्यूमेंट्स मान लो, इसकी हर साल मीटिंग होती है UNFCCC की, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उस मीटिंग का नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोल देते हैं उस मीटिंग को, समिट को। तो इसकी हर साल मीटिंग होती है। 26वीं मीटिंग हुई 2021 में, 2020 में होनी थी वैसे 26वीं, लेकिन कोरोना की वजह से पोस्टपोन कर दी, तो 2021 में हुई है।
तो इसमें देखो ये मीटिंग जो हुई थी ये ग्लासगो में हुई थी। ग्लासगो जगह है यूनाइटेड किंगडम में। ये यूनाइटेड किंगडम देख रहे हो आप, यहाँ पे देखो ये वाला यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे स्कॉटलैंड है, इसका ही पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम का कंट्री है स्कॉटलैंड, उसकी कैपिटल है राजधानी ग्लासगो। यहाँ पे ये हुई मीटिंग। यहाँ पे ये बताया गया कि अगली मीटिंग कहाँ पे होगी। देखो ये ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है ना, मेन टारगेट इसका यही है यूएनएफसीसी का। इसके बारे में स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। तो ये ग्रीन हाउस गैस का रिडक्शन कैसे किया जाए इस पर चर्चा की जाती है। लास्ट में इसमें बताया गया 2022 की जो मीटिंग होगी यानी कि अगले साल, वो कहाँ पे होगी, इजिप्ट में होगी। शर्म अल शेख एक जगह है, वहाँ पे होगी इजिप्ट में। और इजिप्ट कहाँ पे कंट्री भाई साहब, ये देखो अफ्रीका में कंट्री है ये वाला इजिप्ट, इजिप्ट कंट्री है ये। और जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उससे आगे 2023 में 28th एडिशन, वो होगा यूएई में, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में होगी वो मीटिंग। ये सऊदी अरबिया के पास है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट अब इसमें यह है कि COP26 में क्या क्या कंक्लूजन निकला, क्या इन्होंने डिसीजन लिया। ये 12-13 दिन हो गए भाई साहब, 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक मीटिंग चली। तो इसमें क्या क्या डिसाइड किया गया इसके बारे में वैसे हम पढ़ चुके हैं। और जो अभी कंक्लूजन निकल के आया वो ये है, देखो ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो कोई भी फाइनल एग्रीमेंट अचीव नहीं किया गया, कुछ भी रिसेंटली कंक्लूड नहीं किया गया। जो पहले से टारगेट थे ना उन्हीं को अचीव करने की बात की, यानी कि देखो जो पेरिस एग्रीमेंट में लिए गए थे उनको दोबारा से अचीव करने की बात की गई, इनके इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके जो प्रेसिडेंट थे ना COP के, वो आलोक शर्मा थे। उन्होंने ये COP26 जब स्टार्ट हुई थी तो इन्होंने लीड किया इसको। 2015 की जो ट्रीटी हुई थी पेरिस एग्रीमेंट, 2015 में देखो पेरिस में COP21 हुई थी, इसी की 21 यानी कि 21वीं मीटिंग, उसको COP21 बोलते हैं, यूएनएफसीसी की मीटिंग हुई थी। ये पेरिस में हुई थी, इसका नाम रख दिया इसलिए पेरिस एग्रीमेंट। इसमें कुछ टारगेट रखे गए थे, तो COP26 में भी यही बोला कि भाई साहब देखो जो COP26 में भी ये कहा कि जो पेरिस एग्रीमेंट है ये देखो ये 2015 की जो ट्रीटी हुई थी इसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जब इम्प्लीमेंट होगा तो इसमें टारगेट क्या थे, वही जो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का और 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का। यानी कि देखो जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे टेम्परेचर था, जैसे मान लो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का मतलब है जब फर्स्ट औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी लगभग 1760 से, और ये ब्रिटेन से स्टार्ट हुई थी, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। देखो ब्रिटेन से स्टार्ट हुई थी, इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्री, मॉडर्न लाइंस पे फैक्ट्री बनना स्टार्ट हो गई थी, नई नई कंपनी फैक्ट्री बनी। उनकी वजह से देखो उनमें से कार्बन इमिशन होता है, धुआं निकलता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट लगे, कोल को यूज करके बिजली बनाने लगे, तो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण स्टार्ट हुआ और इनकी वजह से ग्लोबल अर्थ टेम्परेचर बढ़ गया। मान लो पहले प्री इंडस्ट्रियल लेवल का मतलब है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के स्टार्ट होने से पहले मान लो 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो ये 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना। जब ये सेंचुरी एंड होगी, जो 21st सेंचुरी चल रही है, यानी कि 2099 आएगा, फिर स्टार्ट हो जाएगी 22वीं सेंचुरी 2100 से, तो 2099 तक लगभग इसके एंड तक ये 15 डिग्री से लेके यानी कि 17 डिग्री तक ये टेम्परेचर रखना है। हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना, लेकिन 16.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये टारगेट थे जो ये अचीव करने हैं। साथ साथ में जो इसमें ये इंडिया और चाइना ने देखो ये भी अपनी बात रखी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी जो प्रॉमिस की थी पास्ट में कि $100 बिलियन एनुअली 2020 तक हम देंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएँ, ग्रीन हाउस गैस अपने देश से ख़त्म कर पाएँ, रिडक्शन कर पाएँ। ये फुलफिल नहीं कर पाएँ, तो ये इंडिया चाइना ने याद दिलाया डेवलप्ड कंट्रीज़ को। इसको भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट। देखो एक प्रोजेक्ट है काशी, आपको पता है कहाँ पे, वाराणसी भाई साहब, यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है वाराणसी, गंगा घाट के किनारे। यहाँ पे कॉरिडोर का मतलब है कुछ डेवलपमेंट किए जाएंगे, रोड रेलवे वगैरह यहाँ पे बनाए जाएंगे, फैसिलिटी डेवलप की जाएंगी। 320 मीटर का लंबा एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, रोड 20 मीटर चौड़ा है। इसके आसपास काशी टेम्पल है, यहाँ पे वाराणसी के पास काशी, ये काशी टेम्पल यानी कि भगवान शिव को ये डेडिकेटेड है ये टेम्पल, काशी विश्वनाथ का टेम्पल। और इसमें देखो यहाँ पे टेम्पल को भी डेवलप किया जाएगा, आसपास रोड डेवलप किए जाएंगे, फैसिलिटी डेवलप की जाएगी गंगा घाट के किनारे वाराणसी में। यहाँ पे साथ साथ एक म्यूजियम बनाया जाएगा, म्यूजियम मतलब संग्रहालय जहाँ पे प्राचीन चीज़ें रखी जाएंगी, लाइब्रेरी बनाई जाएगी, यहाँ पे एक फैसिलिटेशन सेंटर होगा पिलग्रिमेज के लिए,
जो पिलग्रिमेज मतलब तीर्थयात्री जो आते हैं यहाँ पे यात्रा करने के लिए, उनके लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर होगा। मान लो कोई उन्हें इन्फॉर्मेशन लेनी है या कुछ और, उनका कोई चीज़ खो गई है या कुछ है, ऐसे उनकी हेल्प करने के लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर होगा। और एक मुमुक्षा भवन होगा, मतलब साल्वेशन हाउस। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू आरबीआई इनिशिएटिव। ये जीएस पेपर 3 के लिए और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए हैं, लॉन्च किए हैं आरबीआई के ये इनिशिएटिव होंगे, 2 कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव। कस्टमर सेंट्रिक का मतलब कस्टमर की, ग्राहक की जो ज़्यादा सहायता करें, ग्राहक के प्रॉफिट हो, जिसमें ग्राहक का प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए ये 2 स्कीम अभी लॉन्च की हैं। पहली स्कीम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। देखो ये पहले भी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम है क्या। और नेक्स्ट लॉन्च की है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। तो 2 स्कीम ये क्या करेंगी, इन्वेस्टमेंट, हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें और जो इन्वेस्टर हैं उनकी सिक्योरिटी हो सके और उन्हें मार्केट एक्सेस हो सके। तो पहले पढ़ते हैं कि ये आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम है क्या। देखो आप इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाके डिटेल में इस स्कीम के बारे में पढ़ सकते हो, हम इसमें ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इस स्कीम में देखो ये है इसका टारगेट कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल हो। रिटेल इन्वेस्टर का मतलब है जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं, ये समझ सकते हो आप। जैसे देखो रिटेल इन्वेस्टर को नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर भी बोल सकते हो आप, नॉन प्रोफेशनल कहने का मतलब ये हुआ, देखो बहुत बार क्या होता है कि शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के या गवर्नमेंट के शेयर या बॉन्ड इतने महंगे होते हैं कि बहुत सारे आम आदमी नहीं खरीद सकते, रिटेल इन्वेस्टर नहीं खरीद सकते। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी खरीदती हैं या बड़े बड़े जो अमीर आदमी है वो खरीदते हैं। तो इसकी वजह से देखो रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड के द्वारा खरीदते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब हुआ कि जैसे मान लो शेयर मार्केट में शेयर खरीदने गए, शेयर का दाम था 1 लाख या 10 लाख, मान लो 10 लाख था, तो ये 10 लाख था, तो छोटा जो रिटेल इन्वेस्टर है वो कहाँ से खरीद पाएगा भाई साहब, मान लो उसके पास 1 ही लाख है या 50,000 है, वो नहीं खरीद पाता। तो वो क्या करते हैं, 10 15 या 20 100 आदमी एक साथ आते हैं, एक फंड बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं म्यूचुअल फंड, सारे पैसा देते हैं इसमें। मान लो ABCD 4-5 आदमी हैं, इन्होंने एक ने दिया 1 लाख, एक ने 2 लाख, एक ने 50,000, एक ने 60,000। अब ये इकट्ठा कर लेते हैं फंड, जितने जब टोटल मान लो ये टोटल फंड इकट्ठा हो गया 20 लाख का। अब जिन्होंने जितने परसेंट कंट्रीब्यूट किया है उतने परसेंट उन्हें लाभ मिलेगा। अब ये जैसे मान लो म्यूचुअल फंड में आ गए पैसे, ये पैसे आ गए, अब इसको शेयर मार्केट में लगाएंगे, ये शेयर खरीदेंगे या बॉन्ड खरीदेंगे भाई साहब ये। अब ये जब खरीदेंगे जितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट में जितने परसेंट लोगों ने पैसा लगाया अपना, इतने परसेंट इन्हें फ़ायदा मिल जाएगा। और शेयर और बॉन्ड तो आप जानते हो क्या होता है, ये कागज़ है भाई साहब, कागज़ पे लिखा है शेयर तो शेयर, बॉन्ड लिखा है तो बॉन्ड, यानी कि डेट सिक्योरिटी बोलते हैं इन्हें। डेट सिक्योरिटी मतलब कर्जी तो लिया है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, गवर्नमेंट है, ये शेयर जारी कर रही है मार्केट में, ए आदमी ने खरीदा। अब ये आदमी ने खरीदा 1000 रुपये का था, मान लो इस पर दाम भी लिखा रहेगा शेयर पर 1000 रुपये का, कितने का है, या भाई साहब कितने बॉन्ड है तो बॉन्ड का दाम लिखा रहेगा, बॉन्ड पे तो ये भी है कि परसेंट कितने परसेंट प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो लिखा रहेगा। लेकिन शेयर पे ऐसा नहीं लिखा रहता, जितना शेयर पे मतलब ये है कि अपने कंपनी का या गवर्नमेंट का शेयर है, जितना फ़ायदा कंपनी को होगा उतने आपको देगा, क्या इतने आपको देगा फ़ायदा, जितने परसेंट कंपनी को फ़ायदा होगा इतना ही डिविडेंड बोलते हैं उसे, याद रखना, इंटरेस्ट नहीं बोलते। जो शेयर पे लाभ मिलता है उसे डिविडेंड बोलते हैं, और जो बॉन्ड पे मिलता है उसे इंटरेस्ट बोलते हैं। ये दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। डिविडेंड बोलेंगे जो शेयर पे प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, और इंटरेस्ट बोलेंगे जो बॉन्ड पे होगा। तो ये भाई साहब बॉन्ड खरीदता है, ए आदमी 1000 रुपये देगा, मान लो 1000 रुपये का बॉन्ड खरीदा या शेयर खरीदा, कंपनी को 1000 रुपये चले गए। अब ये आगे खर्च करेगी, अपना बिजनेस बढ़ाएगी। ये ऐसे ही 1000 करके बहुत सारे लोगों ने खरीदे होंगे, लाखों करोड़ों रुपये इकट्ठा कर लेते हैं ये शेयर बेच के। अब इनको फ़ायदा क्या होता है भाई साहब, जितना मान लो 10% का फ़ायदा हुआ कंपनी को, तो 1000 के 10% कितने हो गए, 100 रुपये। तो 100 रुपये भी मिलेंगे, और जब ये शेयर बेचेगा तो 1000 रुपये भी वापस मिल जाएंगे, समझ गए। तो ये फ़ायदा होता है। तो इसमें भी क्या है कि जो ये रिटेल इन्वेस्टर जो छोटे छोटे होते हैं उनको एक्सेसिबिलिटी देने के लिए, ताकि वो भी खरीद सके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, तो ये स्कीम चलाई है उनके लिए। रिटेल इन्वेस्टर समझ गए हम। तो ये डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ देगा, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी डायरेक्ट खरीद सकेंगे रिटेल इन्वेस्टर इजीली अपना अकाउंट भी खुलवा सकेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट या गिल्ट अकाउंट बोलते हैं, गिल्ट अकाउंट खुलवा सकेंगे आरबीआई के साथ ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ये अकाउंट खुलवा सकते हैं।
गिल्ट अकाउंट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट क्या होता है? देखो बैंक में जैसे आप अकाउंट खुलवाने जाते हो तो उसमें लेन देन किसका होता है? पैसे का, मनी का लेन देन होता है भाई साहब। जैसे आपने कुछ पैसा जमा कराए तो आपके बैंक में क्रेडिट हो गए, यानी कि जमा हो गए। अगर आपने पैसा निकाले एटीएम से या किसी से भी बैंक से विदड्रॉ किए पैसे निकाले आपने, तो इसका मतलब होगा आपके बैंक से डेबिट हो गए, पैसे निकल गए आपके पैसे। तो डेबिट और क्रेडिट यानी कि पैसे का लेन देन जो होता है वो बैंक अकाउंट में होता है। और जो गिल्ट सिक्योरिटी अकाउंट है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट है, इनमें जो ट्रेजरी बिल या शेयर या बॉन्ड, ये इनका लेन देन होगा, इनका क्रेडिट या डेबिट होगा, समझ गए? जैसे आपने कितने शेयर खरीदे, कितने बेचे, इन सब का लेखा जोखा किस में रहेगा? इस अकाउंट में, गिल्ट अकाउंट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट में। ये आरबीआई के साथ रिटेल इन्वेस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट खुलवा सकेंगे इस स्कीम के जरिए। और दूसरा है कि स्कीम ऑफर करेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या ट्रेजरी बिल में या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ये स्कीम इन्वेस्ट कर सक मतलब इस स्कीम के जरिए इन्वेस्ट कर सकेंगे रिटेल इन्वेस्टर। यानी कि इंडिया को एक तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ के ने अभी ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे डिसीजन लिए हैं, उन कंट्रीज़ की लिस्ट में रख देगा इंडिया को ये स्कीम। यानी कि और भी कंट्रीज़ ने ऐसे डिसीजन लिए हैं, क्योंकि देखो क्यों लिए हैं वो हम लास्ट में समझेंगे, क्यों लिए हैं ऐसे डिसीजन। क्योंकि भाई साहब देखो, एक बता देता हूँ कि इन्फ्लेशन, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, लोग इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिजनेस आगे बढ़ाएंगी तो उन्हें क्या है, एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, कर्मचारियों की। तो एम्प्लॉय फिर वो रोजगार देंगे लोगों को रोजगार देंगी तो भाई साहब उनको इनकम जनरेशन होगी, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। जब इनकम जनरेट होगी तो दोबारा से फिर वो खर्च करेंगे जब उनके पास पैसा होगा। फिर ऐसे मार्केट एक तरह से दोबारा से रिकवरी में आ जाएगी इकोनॉमी हमारी। तो इसलिए स्कीम चलाई गई है। और भी क्या क्या मतलब इसके फ़ायदे हैं वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। और भी कंट्रीज़ ने भी बहुत सारी ने ऐसे स्टेप लिए हैं। नेक्स्ट आते हैं ये दूसरी स्कीम, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। देखो ओम्बुड्समैन का मतलब होता है ऐसा अधिकारी जिसके पास आप शिकायत कर सको, कंप्लेंट कर सको किस चीज़ की? इसमें बैंक के लिए तो बैंक का ओम्बुड्समैन हो गया, यानी कि आपके साथ मान लो कोई फ्रॉड हुआ या बैंक का कोई अधिकारी आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है या बैंक आपके पैसे में मान लो लेन देन में कुछ गड़बड़ी कर रहा है, तो आप जाके इस बैंक के ओम्बुड्समैन के साथ शिकायत कर सकते हो, जाके कंप्लेंट कर सकते हो। तो ऐसे 3 ओम्बुड्समैन स्कीम थी, उनको इंटीग्रेट कर दिया, एक जगह मिला दिया। इंटीग्रेट का मतलब ये वही स्कीम है, यानी कि 3 स्कीम जो पहले चली हुई थी उनको मिला दिया। अब एक ओम्बुड्समैन होगा तीनों स्कीम के जगह पे। तो इसका टारगेट यही है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जाएगा। ग्रीवेंस का मतलब होता है दुख, रिड्रेस मतलब निवारण, दुख निवारण का, यानी कि जो आपकी परेशानी इसमें रिजॉल्व की जाएगी कस्टमर कंप्लेंट कर सकेगा। और सेंट्रल बैंक रेगुलेट करेगा इस ओम्बुड्समैन को। एक तरह से जैसे वन नेशन वन ओम्बुड्समैन के लाइन पे एक स्कीम चलाई है कि वन पोर्टल होगा, एक इंटरनेट पे साइट होगी, वन ईमेल होगी, वन एड्रेस होगा जिस पे कस्टमर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं शिकायत। आरबीआई डिसाइड करेगा, मतलब आरबीआई ने डिसाइड किया है कि 3 ओम्बुड्समैन स्कीम है उनको एक साथ मिला दिया है। अब ये सारी जितनी भी कंप्लेंट होंगी, रिसिप्ट या इनिशियल प्रोसेसिंग सारी कंप्लेंट की एक जगह पे होंगी। इस तरह से एफिशिएंसी इनहेंस होगी इसकी वजह से। आरबीआई की जो इंटीग्रेटेड ये ओम्बुड्समैन स्कीम है, अब क्या है, जो पहले इसमें कुछ लिमिटेशन थी, कमियां थी कि कंप्लेंट कुछ सर्टेन ग्राउंड पे ही जो कस्टमर है दर्ज करा सकता था। अब इसमें ग्राउंड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। ग्राउंड का मतलब आधार, ग्राउंड का मतलब जमीन भी होता है, मतलब आधार, किस किस आधार पे आप कंप्लेंट शिकायत करा सकते हो ओम्बुड्समैन के पास। ये जो लिमिट है, ये लिमिट अब ख़त्म कर दी है। अब आपको कोई भी परेशानी है जाके आप कर सकते हो शिकायत। तो ये आपको नोट करके रखना। देखो पहले सेंट्रल बैंक की 3 स्कीम चली हुई थी। एक बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 1995 की, इसमें अलग एक ओम्बुड्समैन काम करता था। एक ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये एनबीएफसी के लिए 2018 में चलाई गई थी स्कीम। नेक्स्ट स्कीम थी 2019 में चलाई ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन करते थे, पैसे का लेन देन ऑनलाइन भेजते थे किसी के पास, अगर कोई धोखाधड़ी हुई है कुछ भी तो इस ओम्बुड्समैन के पास जाके शिकायत दर्ज करा सकते थे, फिर आपकी शिकायत को ये रिजॉल्व करते। लेकिन अब ये तीनों स्कीम एक साथ मिला दी हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है स्कीम के, क्या लाभ होंगे इसके, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है? देखो इससे क्या है, देखो ऑलरेडी इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई है जो, या मुद्रास्फीति बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति, इंग्लिश में इन्फ्लेशन या महंगाई बोल लो आप। तो ये महंगाई बढ़ती जा रही है भाई साहब, महंगाई बढ़ती जा रही है और आरबीआई को स्टेप लेना जरूरी है। तो अभी टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी है, क्योंकि देखो महंगाई जब ज़्यादा बढ़ती है तो यानी कि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है भाई साहब, ज़्यादा पैसा है यानी कि ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं ना मार्केट में,
ज़्यादा मांग कर रहे हैं। अब डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो मान लो किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि पैसा ज़्यादा तो डिमांड करेंगे ना, खरीदेंगे चीज़। अब डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगी, महंगाई बढ़ जाएगी। जैसे मान लो भाई साहब, केले से मान लो सिर्फ 10 दर्जन केले हैं मार्केट में, और 10 दर्जन केले हैं, तो 10 दर्जन केले में क्या है, लोगों की जो डिमांड है भाई साहब वो तो है कि 100 दर्जन की, 100 दर्जन। अब ये एक आदमी के पास 10 दर्जन केले हैं, या एक कोई मान लो कोई भी मान लो कंपनी ने खरीद रही है केले किसान से, अब इसके दाम तो भाई साहब ये बढ़ा देगा। मान लो 60 रुपये दर्जन केले आते थे, 50-60 दर्जन, तो अब ये बढ़ा देगा, मान लो 200, 300, 1000 जिस दाम पे बेचेगा, क्योंकि भाई साहब डिमांड कितनी है, 100 लोग डिमांड कर रहे हैं, 100 दर्जन की डिमांड कर रहे हैं, और इसके पास 10 दर्जन है। अब जिसको चाहिए ले लो भाई साहब, पैसे दो। अब जब मार्केट में सप्लाई कम होगी प्रोडक्ट की और डिमांड ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, और मनी सप्लाई भी अच्छी खासी है मार्केट में, तो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी। इसके लिए आरबीआई टाइट मॉनेटरी पॉलिसी चलाता है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है उनको बढ़ा देता है, सीआरआर पे, एसएलआर पे बढ़ा देता है। ये इकोनॉमी में आपने पढ़े होंगे, हमने भी डिस्कस किए हैं, इनके लिए लेक्चर बना हुआ है इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो। तो ये टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से भी देखो लोग क्या है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, बॉन्ड मार्केट की जो डिमांड है वो भी कम हो रही है इसकी वजह से। अब इसी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि पेंडेमिक के दौरान ये इस सिचुएशन से लड़ा जा सके, बहुत सारी और कंट्री ने भी ऐसे स्टेप लिए हैं। जैसे एशिया में फिलीपींस ने भी ऐसे स्टेप लिए हैं। तो ऐसे स्टेप को देखते हुए इंडिया ने भी ऐसा स्टेप लिया है कि मार्केट में मनी सप्लाई क्या है, नहीं है, मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, लोग इन्वेस्ट बहुत कम कर रहे हैं बॉन्ड शेयर मार्केट में। तो इस रिटेल इन्वेस्टर को ज़्यादा, मतलब एक तरह से एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट है साइबर क्राइम वेंट अप बाई 500% ड्यूरिंग पेंडेमिक। देखो पेंडेमिक यानी कि जो कोविड-19 चल रहा है, इसकी वजह से साइबर क्राइम होते हैं। साइबर क्राइम मतलब इंटरनेट के जरिए क्राइम, मोबाइल पे, लैपटॉप पे जो क्राइम, आपका डेटा चुरा लिया, आपकी इमेज चुरा ली, लीक कर दी, आपकी कोई पर्सनल फोटो लीक कर दी, फेसबुक पे डाल दी, ये सब क्या है, साइबर क्राइम है। या आपका कोई बैंक का डेटा चुरा लिया, बैंक से पैसे निकाल लिए, धोखाधड़ी होगी आपके पास, मतलब आपके साथ, या पेटीएम के जरिए पैसे निकाल लिए, ये सब क्या है, ये है साइबर क्राइम। ये हमारी जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखो 14th एडिशन हुआ था एनुअल साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग कॉन्फ्रेंस का, केरल पुलिस ने कराया था, ये एक तरह से मीटिंग हुई थी भाई साहब। इसमें देखो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जो हमारे, ये सीडीएस क्या है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, अलग से लेक्चर बना हुआ है पॉलिटी की प्लेलिस्ट में। अभी जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो है जनरल बिपिन रावत, इन्होंने भी ये इवेंट अटेंड किया। इसमें इन्होंने कहा कि देखो भाई साहब, जो साइबर क्राइम है इनके अटैक को रोकने के लिए नेशनल एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, नेशनल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है कि इंडिया को स्टेप लेने पड़ेंगे, क्योंकि कंट्री में हमारे बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। तो नीड है अभी साइबर सिक्योरिटी की, क्योंकि देखो इसमें क्या है, जो डेटा है बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने लगी है। और कोविड-19 में आप सब ने देखा है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, वो भी घर से काम करने लगे हैं, वर्क फ्रॉम होम। पेंडेमिक के दौरान सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, सब ऑनलाइन अब ट्रांजैक्शन होता है, इसलिए सिक्योरिटी चाहिए। यानी कि डिजिटल पेमेंट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं, इनकी वजह से जो साइबर क्राइम है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। लगभग देखो 500%, ऑलमोस्ट 500% इंडिया में पेंडेमिक के दौरान इंक्रीज हुए हैं भाई साहब साइबर क्राइम। और हमारे जो देश है, हमारे देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, ये डील करता है साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम से। लेकिन इसमें भाई साहब जो नए नए तरीके साइबर क्राइम के ढूंढे जा रहे हैं, उनसे डील करने के लिए कोई भी इसमें प्रोविज़न नहीं है। इसलिए ज़रूरत क्या है, नीड ऑफ द आवर क्या है अभी, यानी कि अभी ज़रूरत क्या करने की, देखो ज़रूरत है कि एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी हो, कि ताकि कंट्री में एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ हो। देखो डेटा प्रोटेक्शन जो बिल है वो 2019 से ये पेंडिंग पड़ा है, पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है। अभी भी न्यूज़ में था ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ, डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं बना, अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल है। यानी कि जब ये पार्लियामेंट में पास हो जाएगा तो लॉ बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। अभी बिल है, यानी कि विधेयक बोलते हैं हिंदी में, विधेयक है ये, अभी कानून नहीं बना, कानून यानी कि एक्ट नहीं बना अभी। तो ये 2019 में पेश किया गया था, अभी तक पास नहीं हुआ है। बी एन कृष्णा कमेटी बैठी थी एक, उसने रिकमेंडेशन की थी, बी एन कृष्णा ने, कि एक डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया जाए कि साइबर सिक्योरिटी के लिए, लोगों के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाने की ज़रूरत है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनसे डील किया जाए अच्छे से। देखो इसमें क्या है,
बहुत ज़्यादा क्राइम इससे भी बढ़ने लगे, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रैंसमवेयर, ड्रोन्स के जरिए और नए नए डिवाइस आ रहे हैं जिनकी वजह से जो साइबर अटैक हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं साइबर क्राइम को कम करने के लिए हमारे इंडिया में? देखो, ये साइबर क्राइम से या साइबर सिक्योरिटी से हर साल यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप उसमें लिख सकते हो क्या क्या स्टेप लिए हैं। ये है ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। एक ये पोर्टल इंटरनेट पे साइट है कि अगर मान लो किसी के साथ साइबर क्राइम हो गया है तो जाके इसमें कंप्लेंट कर सकते हो आप, कोई भी जाके शिकायत कर सकता है। जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल के बारे में, या रेप या गैंग रेप के बारे में, कोई इमेज पोस्ट कर दिया इंटरनेट पे, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट डाल दिया किसी का, कोई मान लो किसी की असली तस्वीर डाल दिया या नंगी तस्वीर डाल दी किसी की इंटरनेट पे, तो उसके बारे में आप कंप्लेंट कर सकते हो भाई साहब। नेक्स्ट है कि देखो, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एक बनाया, कोऑर्डिनेशन सेंटर ये एस्टेब्लिश किया ताकि जो साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी इशू हैं हमारी कंट्री में उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव और कोऑर्डिनेटेड मैनर में हैंडल किया जाए। नेक्स्ट एक नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर बनाया ताकि जो हमारे इंडिया के कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है उसको प्रिजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट एक बनाया सर्ट इन बनाया एक, ये क्या है, डिजिटल सर्विस जितनी भी है यहाँ पे रिपोर्ट किया जा सकता है साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट वगैरह को जल्दी से। नेक्स्ट है कि साइबर स्वच्छता केंद्र एक है, ये बॉटनेट क्लीनिंग या मालवेयर एनालिसिस सेंटर भी बोलते हैं इसे। इसमें क्या है, जो भी मेलिशियस प्रोग्राम वगैरह होते हैं, मेलिशियस प्रोग्राम जैसे मान लो आपके लैपटॉप में या मोबाइल में कोई ऐसा मान लो वायरस वगैरह भेज दिया या कोई मालवेयर भेज दिया जो आपके डेटा को चुरा रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन भेज रहा है किसी दूसरे आदमी के पास, या आपकी फाइलें डिलीट कर दी, ऐसे मेलिशियस प्रोग्राम को ये डिटेक्ट करता है और फिर उन्हें फ्री करता है, रिमूव करता है प्रोग्राम से। नेक्स्ट है कि एक क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाया है ताकि जो साइबर अटैक है और साइबर टेररिज्म इनको काउंटर करने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाया गवर्नमेंट ने। अब आगे और क्या करने की ज़रूरत है, व्हाट नीड्स टू बी डन अहेड। देखो क्या है, रेगुलरली अलर्ट और एडवाइजरी जारी किए जाएं, लोगों को अवेयर कराया जाए कि भाई साहब आप साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हो, ये मतलब रेगुलरली अलर्ट दिए जाए लोगों को। साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग, अफसर जितने भी हैं या लोग हैं उन्हें बताया जाए कि आप कैसे बच सकते हो, और उनमें ये भी कैपेबिलिटी डेवलप की जाए कि उनके पास स्किल्स हो कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप बच सकते हो, यानी कि ट्रेनिंग दी जाए उन्हें। लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल को भी ट्रेनिंग दी जाए, जुडिशियल ऑफिसर को भी और प्रोसिक्यूटर को भी। साथ साथ क्या है, साइबर फॉरेंसिक फैसिलिटी भी इम्प्रूव की जाए और इन्वेस्टिगेशन जो इनके बारे में साइबर क्राइम के बारे में जांच होती है उसे जल्दी से किया जाए, स्पीड अप किया जाए। देखो वैसे फाइनली पुलिस और पब्लिक ऑर्डर है, ये स्टेट सब्जेक्ट में आते हैं। हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं जिनमें 7 शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट आती हैं। एक सेंट्रल लिस्ट जिसके मतलब सेंट्रल लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके बारे में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है। एक है स्टेट लिस्ट जिसमें नॉर्मल सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। एक है कंकरेंट लिस्ट जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकती हैं, कानून बना सकती हैं जो भी इस कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उनके रिगार्डिंग। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बना हुआ है तो वही प्रिवेल होगा, वही माना जाएगा। तो ये जो आता है पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, ये स्टेट या यूनियन टेरिटरी का सब्जेक्ट है, ये लॉ बना सकती है प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन करने के लिए क्राइम को। ये साइबर क्राइम, देखो साइबर क्राइम तो वैसे देखो जब हमारा संविधान बना था तो मेंशन नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पे साइबर क्राइम नाम का कोई वर्ड ही नहीं था। बाद में भाई साहब कंप्यूटर आए, मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, इंटरनेट आया फिर बाद में, तब ये बाद में साइबर क्राइम वगैरह आए। तो ये साइबर क्राइम तो अभी कहीं पे मेंशन नहीं है, और जब साइबर क्राइम कहीं पे मेंशन नहीं है तो ये कहाँ पे आ जाता है, ये आ जाता है रेजिड्यू पावर में। यानी कि जो कोई सी लिस्ट में मेंशन नहीं है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में किसी भी मेंशन नहीं है, तो वो होगी रेजिड्यूरी पावर। और रेजिड्यूरी पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके पास मतलब पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। लेकिन पुलिस और पब्लिक ऑर्डर किसके अंदर आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, ये लॉ बना सकती है। नेक्स्ट है प्ली ऑन हेट स्पीच इन सुप्रीम कोर्ट। जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। हेट स्पीच को देखो, हेट स्पीच को डील करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये पिटीशन डाली है 2 सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली। एक पिटीशन में कहा है कि कोर्ट भाई साहब आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दो गवर्नमेंट को कि हेट स्पीच को ख़त्म करने के लिए कुछ स्टेप उठाए। दूसरी ये कह रही है कि जो हमारा आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, हेट स्पीच से लड़ने के लिए ये काफ़ी नहीं है,
दोनों पिटीशन देखो, 2020 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था अमिश देवगन केस, इसमें कहा था कि कुछ डायरेक्शन दी थी हेट स्पीच के रिगार्डिंग। इन्हीं को लिंक किया है कि यूनिटी, फ्रेटर्निटी या ह्यूमन डिग्निटी का उल्लंघन हो, ये हमारे आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, जो हमारे आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी दी हुई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2020 के केस में कहा था। तो इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, तो आप डायरेक्शन दो फिर से कि ये इम्प्लीमेंट किया जाए कि किसी की क्या है, डिग्निटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, यूनिटी का मतलब एकता, फ्रेटर्निटी भाईचारा, ह्यूमन डिग्निटी मतलब मानव निष्ठा है जो, उसका उल्लंघन ना हो। तो इशू है क्या, इशू ये है, देखो अभी आप सबको पता है बहुत सारे फेसबुक पे, सोशल मीडिया साइट पे, ट्विटर पे बहुत सारे हेट स्पीचेज वगैरह के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत सारे टारगेटेड पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जो ग्रुप हैं, जैसे मान लो धर्म के आधार पे मुस्लिम लोगों को ये परेशान किया जाता है, बहुत सारे और धर्म के आधार पे लोगों को ये टारगेट किया जाता है, हेट स्पीसीज मतलब हेट स्पीसीज के जरिए या रैली के जरिए परेशान किया जाता है, ऐसे इंसिडेंट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी देखो अपने 2014 के और 2018 के केस में मॉब वायलेंस और जो लिंचिंग होती है, मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ द्वारा हत्या कर दी जाती है लोगों की, शक के दायरे पे, सब सस्पिशन के दायरे पे, डाउट के दायरे पे, भले उसने कोई क्राइम किया नहीं हो तब भी, जैसे मान लो आरोप लगा दिया जाता है पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा। जैसे हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें कि हिंदू आरोप लगा देते हैं कोई मुस्लिम का ट्रक जा रहा है, उसमें गाय का मांस लेके जा रहे हैं, या कोई गाय का मांस, गाय को कटवा रहे हैं, तो ऐसे इंसिडेंट आरोप लगा के बाद में मतलब लोग उन्हें मार देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई साहब उसमें तो गाय का नहीं, किसी और का ही मांस था। तो ये जो इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2014 में भी गाइडलाइन जारी करी, 2018 में भी अपने केस में कहा कि ऐसे मॉब वायलेंस, लिंचिंग होती है, इनको रोकने के लिए हेट स्पीसीज के द्वारा जो ऐसी वायलेंस होती है, इनको रोकने के लिए गवर्नमेंट कुछ कदम उठाए। तो ये हेट स्पीचेस है क्या, कैसे डिफाइन करोगे आप इसको? हेट स्पीच का मतलब होता है इंसाइटमेंट टू हेट्रेड, मतलब नफरत की भावना लोगों में फैलाना, उकसाना, नफरत, एक दूसरे कम्युनिटी के बेस पे नफरत फैलाना और लोगों को उकसाना क्राइम करने के लिए। इंसाइटमेंट का मतलब है अपराध करने के लिए लोगों को उकसाना, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट, कोई पर्सन पर्टिकुलर ग्रुप से या कम्युनिटी से है, उस ग्रुप के अगेंस्ट, विरुद्ध लोगों को भड़काना, किसके किसके बेस पे, रिलीजियस बिलीफ के बेस पे, धर्म के आधार पे, या सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पे। सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब है LGBT कम्युनिटी के आधार पे, जैसे मान लो L का मतलब लेस्बियन, G का मतलब गे, B का मतलब बाइसेक्सुअल, T का मतलब ट्रांसजेंडर। तो ये कम्युनिटी के बारे में बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, आप जानते होंगे। लेस्बियन मतलब ऐसी महिला या ऐसी लड़की जो लड़की से ही प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। ऐसी गे का मतलब वो ऐसा लड़का जो लड़के से ही प्रेम करता है और उसी से शादी करना चाहता है। बी का मतलब बाइसेक्सुअल, जो लड़का या लड़की दोनों से प्यार करता हो, लड़का से भी लड़की से भी, दोनों में इंटरेस्ट हो उसका और दोनों से किसी से भी शादी कर सकता हो। टी का मतलब ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर मतलब ऐसा है, देखो ट्रांसजेंडर उसको भी बोल सकते हैं जो किन्नर या हीरा होते हैं, या फिर उसको भी बोल सकते हैं जैसे मान लो पैदा हुआ भाई साहब लड़का, लेकिन उसने अपना जेंडर चेंज करा लिया, लड़का हुआ लेकिन उसने लड़की बन गया, अपना जेंडर चेंज करा लिया, या लड़की पैदा हुई थी उसने अपना जेंडर चेंज करा लिया और लड़का बन गया। ऐसा है पॉसिबल भाई साहब, साइंस बहुत आगे जा चुकी है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसी कम्युनिटी के बेस पे घृणा फैलाना, या जेंडर के बेस पे नर नारी के आधार पे, या कोई और भी ग्राउंड हो सकता है। लॉ कमीशन ने देखो अपनी 267 रिपोर्ट में ये कहा था हेट स्पीच के बारे में कि देखो हेट स्पीच है ये क्या है, इनके मतलब पोटेंशियल होता है हेट स्पीच में, जो ये स्पीच दी जाती है, घृणा, लोगों को उकसाया जाता है, ये क्या है, किसी भी इंडिविजुअल या सोसाइटी को प्रोवोक कर सकते हैं। प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना। देखो ये प्रोवोक की तरह के ना 4 वर्ड हैं, थोड़ा इंग्लिश पढ़ा देता हूँ अभी आपको। ये प्रोवोक, एक है इन्वोक, एक है इवोक और एक है आपका रिवोक। ये 4 वर्ड बहुत परेशान करते हैं और लगभग न्यूज़पेपर में दिनों दिन हर दिन होते हैं। प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना, टू इंसाइट, इंसाइट करना, उकसाना, इंसाइट भड़काना है प्रोवोक। इन्वोक का मतलब है यूज करना, प्रयोग करना। इवोक का मतलब है ताजा करना, जैसे कोई बात दबी हुई थी उसको दोबारा से ताजा कर दिया, इवोक। रिवोक का मतलब होता है एक तरह से रिपील करना, कैंसिल करना, रद्द करना, रद्द करना। तो ये 4 वर्ड आप लिख लो, ये याद होने चाहिए, बहुत बार ये
न्यूज़ में रहते हैं और इनसे कन्फ्यूजन बहुत होता है। अगर आप होशियार हो, नहीं होता भाई साहब याद है तो कोई ज़रूरत नहीं, जिसे होती है वो लिख लो। तो ये जो हेट स्पीसीज होती हैं इंडिविजुअल को भड़काती हैं, प्रोवोक करती हैं, सोसाइटी को भड़का सकती हैं, और देखो टेररिज्म एक्ट करा सकती हैं, मतलब आतंकवाद इनकी वजह से हो सकता है, जीनोसाइड नरसंहार, एक साथ बहुत सारे लोगों को मारना, या एथनिक क्लिनजिंग, तो इनकी वजह से होता है। तो हेट स्पीसीज को कर्व करना क्यों जरूरी है, मतलब रोकना, कर्व का मतलब है रोकना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा है। 2013 में मुजफ्फरनगर एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे, यूपी में, मुजफ्फरनगर रियोट्स हुए थे, हमले हुए थे। ये एक फेक वीडियो जारी कर दी थी, इसकी वजह से एक गलत वीडियो जारी कर दी थी, उसकी वजह से कॉम्युनल ये इंसाइट हो गए थे, यानी कि धर्म के आधार पे, समुदाय के आधार पे ये झगड़े हो गए थे, कुछ रियोट्स हो गए थे। तो देखो ऐसे झगड़ों को रोकने के लिए, इसकी वजह से हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है, इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में आ जाती है, तो इसलिए हेट स्पीसीज को रोकना जरूरी है। दूसरा, एक्सट्रीमिस्ट सेंटिमेंट्स पैदा हो सकती हैं इसकी वजह से, मॉब लिंचिंग होती है इसकी वजह से, भीड़ द्वारा हत्या कर दी जाती है भाई साहब लोगों की, खुद ही भाई साहब पुलिस बन जाते हैं लोग, खुद ही भाई साहब उसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम करते हैं, खुद ही जज का काम करते हैं, और खुद ही एग्जीक्यूशनर का काम करते हैं, मतलब सारे काम लोग कर लेते हैं। ना पुलिस पकड़ेगी, ना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच करेगी, ना जज कोई फैसला सुनाएगा, ना एग्जीक्यूशनर उन्हें कोई फांसी पे लगाएगा, खुद ही लोग सब मतलब सारे काम खुद ही कर लेंगे, और सारे काम खुद ही कर लेंगे तो उसको मार देंगे वहीं पे। ये हो गया मॉब लिंचिंग। तो मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन की वजह से भी देखो, जैसे दिल्ली रियोट्स हुए थे, दिल्ली में रियोट्स हुए थे भाई साहब, ये मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो ऐसे कारणों की वजह से हेट स्पीसीज को रोकना जरूरी है। मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं, कदम क्या उठाए गए हैं, देखो वर्ल्ड के जो बिगेस्ट सोशल मीडिया कंपनीज है, जैसे फेसबुक है, गूगल है, ट्विटर है, बाइट डांस है, इन्होंने देखो एक साथ अलायंस बनाने की सोची है कि जो फेक न्यूज वगैरह होती हैं, मतलब नकली जो न्यूज होती हैं जिनकी वजह से लोग भड़क जाते हैं, ऐसी न्यूज़ को कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए इन्होंने एक अलायंस बनाने का सोचा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसे भी देखो टेक कंपनीज है, जो सोशल मीडिया कंपनीज है, कोई टेक कंपनीज है, उनसे टाई अप करना चाहिए, और ऐसी न्यूज़ है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उन्हें जल्दी से रिमूव करना चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर न्यूज़ पड़ी हुई है तो। जो एंड यूज़र है उनको एजुकेट करें। एंड यूज़र मान लो जैसे हम आप लोग हो गए, जैसे फेसबुक को यूज किया, किसी की पोस्ट देखी और भड़क गए, ऐसे नहीं भड़कना चाहिए भाई साहब, बहुत सारे फेक न्यूज़ होती हैं। तो जब तक कंफर्म ना हो जाए, और कंफर्म भी हो जाए तो भाई साहब हिंसा करने का क्या मतलब है, वायलेंस करने का। देखो वैसे जो भी कम्युनिटी के धर्म के लोग हैं, एक एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ आपको, जैसे किसी भी धर्म के लोग हैं, रिलीजन के, तो वो क्या है, धर्म के लोग हैं भाई साहब, आप जब धर्म को मानते हो यानी कि भगवान को भी मानते हो आप, गॉड को, ईश्वर को, या अल्लाह को, या रब को, या आप किसी को भी, कोई भी नाम ले लो, एक ही नाम है भाई साहब, अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो अगर आप मान लो ईश्वर में, गॉड में बिलीव करते हो, तो आप कौन होते हो भाई साहब सजा देने वाले, किसी ने कुछ गलत काम भी किया है, आप कौन हो सजा देने वाले, सजा भगवान देगा उसे। अगर आप भगवान को मानते हो, भगवान ने जब देख रहा है वो सजा देगा, आप खुद क्यों भगवान बन रहे हो। तो ये सोच के आप कभी ऐसा क्राइम ना करें, वॉयलेंस ना करें, ऐसे फेक न्यूज़ के वजह से आप किसी पे मतलब कोई भी वॉयलेंस ना करें। आते हैं अपने टॉपिक पे, तो एंड यूजर को एजुकेट करें, सबसे बड़ी बड़ी बात यह है। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट को एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए, ताकि जो ऐसे मैसेज हैं इंटरनेट पे, जो मैसेज ऐसे पहुंचते और हानि पहुंचाते हैं, हार्म करते हैं, तो इनको जल्दी से जल्दी मिटाया जा सके, ऐसा कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करें। जैसे देखो जर्मनी ने हेफ्टी फाइन्स इंपोज किए हैं, ऐसे फाइन इंपोज करें। हेफ्टी फाइन्स का मतलब बहुत ज़्यादा फाइन। अगर देखो ऐसे सोशल मीडिया कंपनीज पे देखा गया कोई न्यूज़, फेक न्यूज़ पड़ी है और उसको हटाया नहीं गया जल्दी से, तो उस पर जो कंपनीज हैं, सोशल मीडिया कंपनी, फेसबुक या कोई भी है, उन पर €50 मिलियन का फ़ाइन है। बहुत ज़्यादा फाइन है भाई साहब, रुपये में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो यही लगा लो 5 करोड़ ये यूरो हो गए, 5 करोड़ यूरो। और 5 करोड़ यूरो को आप मान लो लगभग €1 70-80 के लगभग होगा, 70 से मतलब मल्टीप्लाई कर लो, तो ये लगभग मान लो कितना हो जाएगा, 5 करोड़ को इससे करोगे तो लगभग 350 करोड़ रुपए में होगा। तो इतनी ज़्यादा फाइन की लगाई हुआ है। नीड ऑफ द आवर क्या है अभी करने की, और क्या जरूरत है। देखो हेट स्पीच आप सबको पता ही है, ऊपर हम डिस्कस करते आ रहे हैं, ये सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज करने के लिए एक तरह से यूज किया जाता है। इसकी वजह से, हेट स्पीसीज की वजह से भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाता है। इसकी वजह से इंसाइटमेंट होता है, लोग भड़क जाते हैं, उग जाते हैं, तो हमारी सोसाइटी को भी नुकसान होता है। तो पब्लिक अथॉरिटी उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए, जैसे पब्लिक ऑफिसर हैं, पुलिस है, या कोई और ऑफिसर है, अधिकारी है, अगर वो डी रिलेक्शन दिखाएं अपनी ड्यूटी के, मतलब ड्यूटी परफॉर्म करने में, डी रिलेक्शन का मतलब लापरवाही,
कि पुलिस अपना सही से काम नहीं कर रही है, कहीं पे वायलेंस हो रहा है तो कहीं जल्दी से नहीं जा रही है, देख नहीं रही है, दर्ज नहीं कर रही है एफआईआर वगैरह। तो अगर वो अपनी ड्यूटी के को अच्छे से नहीं निभा रहे हैं, या कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया उसको कंप्लाइंस नहीं कर रहे हैं, उसको मान नहीं रहे हैं, और ऐसे विजिलेंट ग्रुप को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए कुछ कदम नहीं उठा रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए पहले तो, पब्लिक अथॉरिटीज़ के खिलाफ, ताकि जो ये कॉम्युनल डिसहार्मनी हो रही है इसको रोका जा सके और हेट स्पीसीज को भी रोका जा सके। तो ये थे भाई साहब आज के टॉपिक बस।